guys, welcome on my YouTube चैनल कॉम्पिटेरिया। आज हम भारतीय मध्यकालीन इतिहास के क्रम में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि प्रायः उत्तर प्रदेश पीसीएस और सभी प्रांतों के पीसीएस की परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं और एक दिवसीय परीक्षाओं एसएससी वगैरह में भी यहाँ से प्रश्न आते हैं। तो ध्यानपूर्वक लेक्चर को श्रवण करें। तराइन का पहला युद्ध 1191 ईस्वी। पंजाब को जीतने के बाद मोहम्मद गोरी की राज्य की सीमाएं दिल्ली और अजमेर के शासक पृथ्वीराज तृतीय की राज्य की सीमाओं से मिलने लगी। 1189 ईस्वी में गोरी ने ताबर हिंद, जो कि भटिंडा में पड़ता है, के दुर्ग पर अधिकार कर लिया तथा मलिक जियाउद्दीन तुर्की को वहां नियुक्त किया। राय पिथौरा, जिनको कि पृथ्वीराज तृतीय के नाम से भी जाना जाता है, ने अपने लिए खतरा महसूस किया। उसने मोहम्मद गोरी को आगे बढ़ने से रोकने का निश्चय किया। एक विशाल सेना के साथ वह भटिंडा को जीतने के लिए आगे बढ़ा। इस अभियान में सभी राजपूत राजाओं ने उसकी सहायता की। जयचंद, जो कन्नौज के राठौर वंश का राजा था, इस युद्ध से अपने को अलग रखा, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान राय पिथौरा ने उसकी लड़की का अपहरण कर उसका अपमान किया था। 1191 ईस्वी में भटिंडा के निकट तराइन का प्रथम युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद गोरी पराजित हुआ। मोहम्मद गोरी की भारत में यह दूसरी पराजय थी। गोरी को युद्ध में पराजित करने के बाद पृथ्वीराज तृतीय भटिंडा की ओर बढ़ा। मलिक जियाउद्दीन 13 माह तक दुर्ग की रक्षा किया, किंतु अंत में आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी। तराइन के प्रथम युद्ध में पराजित होने के बाद गोरी गजनी लौट गया। इस पराजय से वह इतना दुखी था कि खाना पीना छोड़ दिया। 1 वर्ष की तैयारी के बाद वह विशाल सेना के साथ भारत की ओर कूच किया। 1192 में तराइन पहुंचा और उसी स्थान पर अपना शिविर लगाया जहां 1 वर्ष पूर्व उसकी पराजय हुई थी। उसकी सेना में गजनी के 4 प्रसिद्ध सेनानी खारबक, खरमेल, इलाह और मुकलबा थे, जो अनुभवी और दक्ष थे। इसके अतिरिक्त ताजुद्दीन, यलदौज, कुबाचा और ऐबक भी उसके साथ थे। उधर पृथ्वीराज तृतीय की सेना की कमान गोविंद राय, खांडे राय तथा बदमसा रावल के हाथों में था। युद्ध से पहले गोरी ने पृथ्वीराज को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए संदेश भेजा, किंतु उसने कटु उत्तर के साथ प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ। एक बड़ी सेना के साथ पृथ्वीराज चौहान ने गोरी का सामना किया, किंतु वह गोरी की सजगता और युद्ध प्रणाली के सामने नहीं टिक सका और पराजित हुआ। गोविंद राय, जो युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय की अग्रिम दल का नेतृत्व कर रहा था, मारा गया। खांडे राय भी, जिसने 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी को घायल किया था, मारा गया। पृथ्वीराज हताश होकर घोड़ों पर बैठकर भागने का प्रयास किया, किंतु वह आधुनिक सिरसा हरियाणा राज्य में स्थित सुरसुरी के निकट पकड़ा गया और बंदी बना लिया गया। पृथ्वीराज की मृत्यु के बारे में विद्वानों ने विभिन्न मत प्रकट किया है। चंदबरदाई के अनुसार उसे पकड़कर गजनी ले जाया, जहां उसे शब्दभेदी बाण से मोहम्मद गोरी की हत्या कर दी, परंतु बाद में उसे भी मार दिया गया। तत्कालीन इतिहासकार हसन निजामी ने अपनी पुस्तक ताजुल मासीर में लिखा है कि पृथ्वीराज तृतीय को कुछ समय तक शासक बनाए रखा गया, परंतु बाद में उसे हराकर उसके पुत्र को गद्दी पर बिठा दिया गया। किंतु हसन निजामी का मत स्वीकार किया जाता है कि पृथ्वीराज गोरी के साथ अजमेर चला गया और उसने गोरी की अधीनता स्वीकार कर ली थी, परंतु उसने विद्रोह करने का प्रयास किया तो उसे मृत्युदंड दे दिया गया। पृथ्वीराज के कुछ सिक्कों पर उल्टी ओर श्री मोहम्मद शाम लिखा पाया, जिससे प्रमाणित होता है कि उसे गोरी की अधीनता स्वीकार कर ली थी। तराइन का द्वितीय युद्ध भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है। इसने उत्तरी भारत में तुर्कों की सत्ता की स्थापना को लगभग निश्चित कर दिया। तराइन के विजय के तुरंत बाद गोरी ने हांसी, सरस्वती सहित समस्त शिवालिक प्रदेशों पर अधिकार कर लिया। गोरी की अधीनता में पृथ्वीराज के पुत्र को अजमेर का शासन सौंपा गया। दिल्ली को भी जीत लिया गया। इन विजयों के बाद
मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में अपना प्रतिनिधि बनाया और उसे कोहराम में नियुक्त कर गजनी वापस चला गया। कोहराम ऐबक का मुख्यालय था, वहीं से वह विजित प्रदेशों की देखरेख करता था। गोरी के वापस जाने के कुछ समय पश्चात विभिन्न प्रदेशों में पुनः विद्रोह प्रारंभ हो गया। अजमेर और दिल्ली में विद्रोह हुए। ऐबक ने इन विद्रोहों का दमन कर इन स्थानों को अपनी प्रत्यक्ष अधीनता में ले लिया। कुछ समय पश्चात अजमेर में पृथ्वीराज तृतीय का भाई हरिराम ने 1193 ईस्वी में पुनः विद्रोह किया तथा रणथंभौर को घेर लिया। ऐबक इसका सामना करने के लिए बढ़ा। हरिराम प्रतिकूल परिस्थितियां देखकर रणथंभौर से हट गया। उसने अजमेर भी त्याग दिया। अंत में उसने सफलता की सारी आशाएं छोड़ दी और जौहर कर आत्महत्या कर ली। इसके बाद ऐबक ने राजपूताना में तुर्क सत्ता के प्रशासनिक पुनर्गठन का निश्चय किया। मुस्लिम अधिकारियों को अजमेर में नियुक्त किया गया। पृथ्वीराज तृतीय के पुत्र को दुर्ग अधिकारी बनाकर रणथंभौर भेज दिया। अजमेर के तुर्क सत्ता को उखाड़ने का एक प्रयास मेड़ राजपूतों ने भी किया, किंतु ऐबक ने इनके विद्रोह को दबा दिया। इसके पश्चात ऐबक ने मेरठ, बरन यानी कि आधुनिक बुलंदशहर, कोयल यानी अलीगढ़, दिल्ली पर अधिकार कर उसे अपने प्रत्यक्ष अधीनता में ले लिया। कन्नौज यानी कि चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी। दोआब में अपने पैर जमाने के लिए तुर्कों को पहले कन्नौज की शक्तिशाली गढ़वाल राज्य को हराना जरूरी था। गोरी ने कन्नौज की महत्ता को महसूस किया। 50,000 अश्वरोहियों के साथ वह कन्नौज और बनारस की ओर कूच किया। उस समय कन्नौज पर गढ़वाल वंशी शासक जयचंद का शासन था। कन्नौज और इटावा के बीच चंदावर नामक स्थान पर दोनों के मध्य युद्ध हुआ। युद्ध के दौरान जयचंद के आंख में तीर लगा, वह हाथी से गिर पड़ा। उसकी सेना का साहस टूट गया और वे रणभूमि से भाग गए। जयचंद पराजित हुआ और मारा गया। इसके बाद गोरी असनी के किले को लूटा, जहां जयचंद ने अपने कोष संग्रहित कर रखा था। जयचंद के सभी प्रमुख स्थानों पर अधिकार कर लिया। आगे बढ़कर उसने बनारस को भी लूटा। बनारस में कई मंदिरों को नष्ट कर उनके स्थान पर मस्जिदें बनवाई। यद्यपि समस्त गढ़वाल राज्य पर अधिकार नहीं किया जा सका, गढ़वालों के अनेक महत्वपूर्ण केंद्र अब भी स्वतंत्र रहे। फिर भी गोरी द्वारा तराइन और चंदावर की विजय ने भारत में तुर्की राज्य की बुनियाद रख दी। मध्यकालीन भारत का बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण रहा। अब मैं बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। 1195 से 96 का गोरी अभियान। 1195-96 में गोरी पुनः भारत आया। इस बार उसने बयाना पर आक्रमण किया, जो यादव के भट्टी राजपूत कुमारपाल के अधिकार में था। कुमारपाल भागकर थनकर यानी कि थानागिरी के दुर्ग में छिप गया और अंत में आत्मसमर्पण कर दिया। थनकर तथा विजय मंदिर गढ़ पर अधिकार के बाद गोरी ने वहां का दायित्व बहाउद्दीन तुगरिल को सौंप दिया। इसके बाद वह ग्वालियर की ओर कूच किया। यहाँ का राजा परिहार वंशी सुलक्षण पाल, उसने गोरी की आधिपत्य को स्वीकार कर लिया। ग्वालियर का दायित्व भी बहाउद्दीन तुगरिल को ही सौंपा गया। इसके बाद कुछ वर्षों तक मोहम्मद गोरी मध्य एशिया में तुर्कों के साथ युद्ध में व्यस्त रहा। उसकी अनुपस्थिति में कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसे कार्यों का प्रबंध किया। ऐबक को एक बार पुनः राजस्थान के मेड़ों के विद्रोह का सामना करना पड़ा। मेड़ों ने राजस्थान के चौहानों और गुजरात के चालुक्यों की सहायता से तुर्कों को राजस्थान से निकालने का प्रयास किया, किंतु कुतुबुद्दीन ऐबक ने सफलतापूर्वक इस विद्रोह को दबा दिया। इस समस्या के समाधान के बाद ऐबक अनहिलवाड़ा की ओर कूच किया और गुजरात पर आक्रमण किया। आबू पर्वत के निकट चालुक्यों ने उसका मुकाबला किया, किंतु अच्छे सैन्य संचालन के कारण ऐबक की जीत हुई। भीमदिती अनहिलवाड़ा छोड़कर भाग गया। उसका सेनापति कुंवरपाल पराजित हुआ और मारा गया। नगर को पूरी तरह से लूट लिया गया। इस विजय के बाद भी ऐबक गुजरात विजय को अपने प्रत्यक्ष नियंत्रण में नहीं ले सका। इसके पश्चात ऐबक ने 1197-98 ईस्वी में बदायूं और 1198-99 ईस्वी में चंदावर और कन्नौज पर विजय प्राप्त की। राजपूताना क्षेत्र में उसने सिरोही और मालवा को जीता। तत्पश्चात ऐबक ने अपना ध्यान बुंदेलखंड के चंदेलों की ओर आकर्षित किया। बुंदेलखंड की विजय ऐबक की महत्वपूर्ण विजय थी। 1202 ईस्वी में ऐबक ने कालिंजर पर आक्रमण किया, जो चंदेल वंशी राजा परमार्दो देव का एक सुदृढ़ दुर्ग यानी कि सैनिक केंद्र था। कई दिनों तक घेरा के बाद
संधि वार्ता आरंभ हुई, किंतु इसके पूर्व ही राजा परमार्दा देव की मृत्यु हो गई। परमार्दा देव के प्रधानमंत्री अजय देव ने पुनः विरोध प्रारंभ किया। उसने एक पहाड़ी सोते से पानी की व्यवस्था कर ली, किंतु तुर्कों को पता चलते ही सोते का पानी दूसरी ओर मोड़ दिया। फलस्वरूप जलापूर्ति बंद हो गया। अजय देव के लिए संधि के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं रहा। चंदेलों ने कालिंजर का दुर्ग खाली कर अजयगढ़ के निकटवर्ती दुर्ग में चले गए। कालिंजर विजय के पश्चात ऐबक ने महोबा व खजुराहो पर भी अधिकार कर लिया। हसन अर्नल को इन विजित क्षेत्रों का दायित्व सौंपा गया। आज का लेक्चर यहीं तक। बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर रहा आज का। अगले लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा बिहार विजय, बंगाल विजय, उसके साथ ही साथ तिब्बत अभियान और मोहम्मद गोरी का चरित्र और मूल्यांकन। कॉम्टेरिया पर नित्य नियमित भारतीय मध्यकालीन इतिहास के बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और लेक्चर्स की सीरीज़ चल रही है। इसका लाभ ज़रूर उठाएं। लेक्चर्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा पीईटी परीक्षा का आयोजन अगस्त सितंबर माह में, उसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश पीसीएस प्री 24 अक्टूबर और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सचिवालयी सेवा आरओ की परीक्षाएं 5 दिसंबर को निर्धारित की गई हैं। तो उस सभी एग्ज़ाम्स में इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके लिए आप कॉम्टेरिया लेक्चर्स का लाभ ले सकते हैं। प्राचीन के साथ ही साथ मध्यकालीन और आने वाले आगामी समय में आधुनिक भारत की भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ चलाई जाएगी। कॉम्टेरिया पर नित्य नियमित बने रहें। एक वृक्ष जरूर लगाएं और वैक्सीनेशन जरूर से कराएं। कॉम्टेरिया पर लेक्चर देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।